नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही खास प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत की रणनीति बनाई है। वहीं सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस भी पूरे जोश में है। कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए स्पेशल 1-4 का फॉर्मूला तैयार किया है। क्या है ये 1-4 फॉर्मूला और कैसे रणनीति बना रही है दोनों पार्टियां, पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ ही बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही सरकार बनाने से चूक गई, लेकिन 2014 का प्रदर्शन दोहराने के लिए चाक चौबंद रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अमित शाह ने मध्य प्रदेश में टीमों का गठन कर दिया है। हर लोकसभा सीट के लिए एक टीम होगी, जिसमें लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ 8 लोगों को रखा गया है। इस टीम के पास चुनाव प्रबंधन से लेकर चुनाव जिताने तक की जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दृष्टि से अपनी संगठन की रचना, अपने कार्यक्रमों की रचना बना चुकी है और उसी के तहत अलग अलग कार्यकर्ता को लोकसभा की अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारियां दी गई हैं। जो चुनाव प्रबंधन के विविध प्रकार के आयाम हैं, उसके तहत भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी गई हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में सुचारू रूप से हम अपने पूरी मतदान दिन तक की तैयारी कर सकें। उधर राज्य में सरकार बनाने के बाद पूरे फॉर्म में चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा के हिसाब से फील्डिंग सेट कर दिया है। हर लोकसभा सीट पर एक मंत्री के साथ 4 विधायकों की टीम तैनात रहेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले 2 दिनों में दिल्ली में इस पर दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। नए रोड मैप को बस कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 2019 वाले लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार है और सबको विश्वास है कि पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे और हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चाहेंगे कि देश में कांग्रेस की सरकार बने। बीजेपी ने 2014 में राज्य की 29 में से 27 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश संगठन को नया टारगेट सौंप दिया है। संगठन और नई टीम के हिसाब से चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे होंगे। संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी शाह ने अलग से प्रदेश संगठन का फीडबैक मांगा है, जिसे फरवरी तक देना है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने फार्मूले की सहमति के लिए राहुल गांधी के दुबई से लौटने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। पार्टियों को उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते के आसपास चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो लोकसभा चुनाव के लिए अब दोनों ही पार्टियां किलेबंदी करनी शुरू कर चुकी है और इसी पर आज के हमले आधे घंटे की डिबेट हम करेंगे। हमारे साथ भोपाल से मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुदेश शर्मा। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता होंगे अनिल सौमित्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। चलिए, सबसे पहला सवाल सुदेश शर्मा जी मुझे आपसे ही करना चाहिए। क्या है ये 1 और 4 का फॉर्मूला? क्या 29 सीटों पर आपने 1 मंत्री और 4 विधायक का जो गणित बनाया है, 1-4 का जो फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल खेल के जैसा है। मैं आपको बताऊं, एक खेल में भी ऐसा ही होता है कि एक खिलाड़ी के पीछे दूसरी जो खिलाड़ी होती है उसको लगा दिया जाता है, वो उसको घेर के रखता है। क्या कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं है आप लोगों की? देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में जनता के लिए काम करती है। कुर्सी पाना उसका लक्ष्य कभी नहीं रहा। हम जनता के बीच काम करते चले आ रहे हैं और जनता ने निश्चित तौर पर कांग्रेस को स्वीकार किया। अभी 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव हुए और इसमें देखा आपने 3 बड़े राज्यों में हमारी सरकार बनी। तो निश्चित तौर पर देश प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी और ये फरेब की राजनीति को समझ चुकी है, युवा जान चुका है। अब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली बात जो माननीय प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने की बात करते आए, ऐसे उन्हें कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री की पे, तो प्रदेश और देश जान चुका है। हम फार्मूले सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि भाजपा को घबराहट बनी रहे। जनता ने मन बना लिया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से हम इतनी प्रचंड बहुमत से सीटें जीतकर आने वाले हैं और माननीय राहुल गांधी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो जनता का है देश का, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस आप लोगों की घबराहट के लिए फॉर्मूले बना रही है। देखिए, मेरी बात पूरी, ज्योति सिंह जी,
आपका जवाब मैं ले चुकी हूँ। आपसे अभी और भी बहुत सारे सवाल मैं करूंगी सुदेश जी। अनिल जी से मैं पूछ लूं। अनिल जी, आपके घबराहट के लिए फॉर्मूले बन रहे हैं क्या? आप लोगों ने कोई फॉर्मूला बनाया इनकी घबराहट के लिए? देखिए, हम इनकी घबराहट बढ़े या कम हो इसकी ज़्यादा चिंता नहीं, हम तो ये देश की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के जनता के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, देश में कैसे सद्भाव रहे, जो जातीय विखंडन हो रहा है वो उससे कैसे समाज बचे इसकी चिंता कर रहे हैं। और इस सारा जो रोड मैप है, सारी जो मशक्कत है, प्रयास है, वो इसी दिशा में है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि साहब ये विपक्ष अगर लामबंद हो रहा है, गठबंधन महागठबंधन हो रहा है, तो ये किस बात के लिए हो रहा है? तो वो सारे लोग कोई कारण, कोई मुद्दा नहीं बता रहे, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा ये बता रहे कि साहब हमको मोदी जी से दिक्कत है, हमको भाजपा से दिक्कत है। तो भैया दिक्कत क्या है ये बताइए। आप अगर मान लो सरकार में अगर आप आ जाते हैं तो ऐसा क्या काम करेंगे? आपने ऐसा जब सरकार में रहे तो आपने ऐसा क्या किया जिससे देश की जनता का भला हो रहा हो, जिससे कल्याण हो रहा हो? लेकिन अनिल जी, अभी कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार और तमाम सारी बातें सरकार है मध्य प्रदेश में, इसलिए अभी हम उनसे ये सवाल नहीं कर सकते क्योंकि जनता ने उनको अपना मत दिया है। ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि 3 राज्यों में हार के बाद में अब आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि तगड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है? और अगर बनाने की जरूरत है तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। निश्चित रूप से ज्योति जी, निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हैं कि हम सरकार में नहीं रह पाए तीनों राज्यों में, और कोई चूक हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या जादूगरी करी इन्होंने, जनता को कैसे भरमाया, कैसे गलतफहमी की, उससे भी सबक लेंगे। क्योंकि देखिए, सब होने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। सीट जरूर कुछ गणित हो गया जिसके कारण इनको कुछ सीटें भाजपा से ज्यादा आ गई, वो भी बहुमत नहीं मिल पाया। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी से कहां से चूक हो गई, पार्टी के स्तर पर, वो जो कोशिश होगी अनिल जी, वो जो कोशिश होगी उसके अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुदेश जी, यहाँ आपसे मैं बात कर लूं, आपके जो मंत्री हैं सचिन यादव, वो कहते हैं कि यहाँ पर तीन क की सरकार है, किसान है, कांग्रेस है और कमलनाथ है। किसान एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर आप तीनों ही राज्यों में देखिए, किसान एक ऐसा मुद्दा रहा कांग्रेस के लिए जो बहुत ही फेवरेबल रहा। आपको लगता है कि इसमें 1-4 के फॉर्मूले के साथ साथ आप लोगों को मुद्दों पर भी फोकस करना पड़ेगा अगर लोकसभा में आपको 29 सीटों में से अच्छी सीटें लानी है तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा ज्योति सिंह जी, आप बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि हमारा प्रदेश ही नहीं, देश 70% आबादी कृषि पर आधारित है। या बड़े किसान हो या खेती किसानी करने वाले मजदूर हों, हम सब किसानी पर आधारित हैं। निश्चित तौर पर किसानों के दर्द को कांग्रेस ने समझा। आपने भट्टा परसौल का वो भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर के राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो किसी से छुपी नहीं है। वो निश्चित तौर पर किसानों के हिमायती है, हम किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के साथ खड़े, उनकी आवाज़ को हमने उठाने का काम किया। जैसे ही हम सरकार में आए, माननीय राहुल गांधी जी ने एक वादा किया था कि हम 10 दिन में सरकार किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो निश्चित तौर पर जो आत्महत्या करने की एक दिशा में जो किसान बढ़ रहा था, वो एक कर्जे के वजह से बढ़ रहा था। कर्जा उन पर किसान का मुद्दा है, लोकसभा में भी आप लोग लेकर जाएंगे सुदेश जी? छोटा किसान, क्या किसान का मुद्दा है? क्या किसान का मुद्दा भी लोकसभा में रहेगा? देखिए, कांग्रेस कुर्सी के लिए काम नहीं करती। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि 2 सीटों पर भी ये सरकार बना लेते हैं। हम तो जनहित की बात करते हैं, किसान हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। निश्चित तौर पर हम किसानों की बात करते हैं और किसानों को सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे प्रयास ऐसे ही नहीं, जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों से सरकार थी, यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हालात थे किसी से छुपा नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को घोषणावीर मुख्यमंत्री तक बोला जाने लगा था। इनके वित्त मंत्री जी ये बोलते थे कि मुख्यमंत्री भले ही घोषणा कर दे, अनिल जी, इन बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। क्या है, मैं घोषणा आगे नहीं कर सकता। लेकिन माननीय कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बनी तो हम सब वो छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। पहले उन्हें चिंता थी सरकार की, तो कुछ ही घंटों में किसानों के कर्ज माफ करने के सबसे पहला आदेश वही किया। तो निश्चित तौर पर हम किसानों का मुद्दा ही चलिए, तो ये साफ है कि किसानों का मुद्दा आप लोगों के लिए बड़ा प्रयासरत रहेंगे। चलिए, आपकी बातों से मैं समझ गई। मुझे लगता है आपकी इन बातों का जवाब अनिल जी आपको दे देना चाहिए, क्योंकि 15 साल से आप लोग बीजेपी में रहे
और अब विपक्ष में है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? सुदेश जी की बातों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बताइए मुझे। नहीं, मैं स्वदेश जी की बात से सहमत हूं। अगर मंदसौर से, जहां पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पर मंदसौर में क्या स्थिति रही, कांग्रेस की क्या स्थिति रही, भाजपा की क्या स्थिति रही चुनाव में, ये देख लीजिए। तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता चुनाव के तुरंत बाद इनकी जो इन्होंने एक गलतफहमी पैदा करने की, बरगलाने की कोशिश की, वो समझना शुरू हो गए। और उसके बाद सरकार बनने के बाद, घोषणा होने के बाद जो उन्होंने आदेश किया कि साहब हमने माफ कर दिया, अरे भैया कोई उन्होंने गलती थोड़ी करी थी। जो अब ऋण मुक्ति की बात होती रही है, ऋण माफी की बात क्या होती है? अब माफ करने वाले होते कौन है? सरकार कोई माफ करने वाली नहीं होती। उन्होंने कोई गलती थोड़ी किया है, जो भूल थोड़ी की है जो आप माफ करेंगे। किसान ने कर्ज लिया था खेतीबाड़ी के लिए, खेती को और विकसित करने के लिए, तो उस ऋण को आपने माफ करने की बात की। और आप देखिए मध्य प्रदेश में नहीं, किसान की बातें तो बीजेपी ने भी की, किसान की बातें तो बीजेपी ने भी की अनिल जी। कितना बजट का प्रावधान किया? किसान की बातें बीजेपी ने भी की अनिल जी पिछले 15 सालों में। इन्होंने 2008 में बोला था कि हम 50,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्या कर पाए? कि भाजपा ने बार बार ये कहा कि किसान का कर्जा माफ कर देना समाधान बहुत विद्वान और साफ गोई से बात करते हैं, इसलिए मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं ये, इनका सभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि ये साफ गोई से बिल्कुल सच बोलते हैं। तो सच ये है, मैं इनको भी याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की गरीबों की गाड़ी कमाई को इन्होंने अपने इवेंट पर खर्च किया। इन्होंने अगर कोई कुंभ का आयोजन किया तो उसमें एक मटका 700 रुपए का, जो हम कुम्हार के यहाँ से 50-100 रुपए में खरीदते हैं, इन्होंने ऑटोमोबाइल की दुकान से खरीदा। तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी। निश्चित तौर पर जनता का पैसा, गरीब का पैसा, हमारा आपका, हम 7.5 करोड़ जनता की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, पहले हम जनता की सरकार है। तो हमने निश्चित तौर पर यह सोच लिया है कि इन्होंने जो गलतियां की हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार में डूबने का काम किया, हम निश्चित तौर पर अपनी में गरीब की गाली कमाई का पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर ये पैसा जनता का पैसा जनता को लौटाने का काम करना कोई गलत बात है तो ये गलत काम हमेशा करते हैं। अनिल जी से मैं पूछ रही थी, अनिल जी मैं पूछ रही थी आपसे, आपने कहा कि किसान को कर्ज माफी का मुद्दा कोई समाधान नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में जब किसान के कर्ज माफी की बात आई तो उसका असर देखने को मिला, तीनों ही राज्यों में देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि किसान की कर्ज माफी समाधान नहीं था, तो कोई समाधान आपको देना चाहिए था, विकल्प के तौर पर मजबूत विकल्प देना चाहिए था? क्या आप में वो नहीं दे पाए? क्या कहीं चूक हुई? उसको दूर कैसे करेंगे लोकसभा में? देखिए ज्योति जी, कई बातें होती है कि सरकार विकल्प देती है, लेकिन कई बार हम जो एक पॉजिटिव मैसेज है वो शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ठीक है। और नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट करके कांग्रेस ने भ्रम पैदा किया, गलतफहमी पैदा की, और उसका हो सकता है थोड़े समय के लिए उनको राजनीतिक लाभ मिल गया हो। लेकिन अब आज के डेट में क्या वास्तविकता है कि एक बार कांग्रेस ने पहले भी कर्जे माफ किए, लेकिन उससे अगर समाधान हो गया होता तो दोबारा कर्जा माफ करने की नौबत नहीं आती। या मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कर्ज माफ करने से किसान कर्ज मुक्त नहीं होता है, किसान का विकास नहीं होता है, किसान स्वावलंबी नहीं होता है, चुनावी घोषणा पत्र में उसका जिक्र करने से वोट पर असर जरूर आपको अलग तरह की योजना देना पड़ती है। अनिल जी, घोषणा पत्र में उसका जिक्र करने से वोट पर असर जरूर होता है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन देखिए ज्योति जी, आपकी बात मान गया कि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको राजनीतिक फायदा हो जाता हो, आप सरकार बना लेते हो, लेकिन उससे किसानों की समस्या का, उससे चलिए यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूंगी। अनिल जी, सुदेश जी, आप लोगों से कुछ और भी बात करूंगी, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे कुछ और होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे और भी होते हैं, दूसरे तरीके से इसको रणनीति बनाई जाती है। बात यहाँ पर यह है, अब अगली जो बातचीत करूंगी उसमें यह हम जानेंगे कि उम्मीदवार और मुद्दों के अलावा कौन सी ऐसी रणनीति आप लोग बनाएंगे जिस पर लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टी काम करेगी। सुदेश जी, यहां पर जब चुनाव की बात होती है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उम्मीदवार एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर पिछले सीट को देखें आप तो 2 से 29 तक के सफर में पहुंचने के लिए क्या लगता है आपको, उम्मीदवारों के लिए भी कोई रणनीति आप लोगों ने बनानी शुरू की है? देखिए ज्योति जी, ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट देने में थोड़ी बहुत गलतियां हमसे हुई होंगी, निश्चित तौर पर, इसलिए हमारा आंकड़ा यहाँ रह गया। नहीं, अन्यथा ये आंकड़ा, हमारा जो आकलन था, जो हमारी मेहनत थी, हम जनता के बीच थे, 140 के पार जाना चाहिए था। और जो गलतियां हमसे विधानसभा में हो गई होंगी, निश्चित तौर पर उनको सुधारने का काम हमारे बड़े नेताओं ने कर लिया है और उस पर मंत्रणा भी
कर चुके हैं। बस माननीय राहुल गांधी जी आ जाएं, उसके बाद उस पर विचार भी करने के बाद सबके सामने आ जाने वाला है। निश्चित तौर पर ये मान लीजिए आप, इस बार मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग होगी। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, प्रवक्ता तो मैं कांग्रेस का मध्य प्रदेश का हूं, पर मैंने हालात वहां के भी देखे हैं और राजस्थान के भी देखे हैं। तीनों राज्यों में इतना शानदार परफॉर्मेंस जाने वाला है, क्योंकि माननीय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई हवा, कोई लहर, कोई आधार बना था तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से ही बना था। निश्चित तौर पे अभी यहाँ वो शून्य की स्थिति में जाने वाले हैं और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आने वाली है। ये स्थिति बिल्कुल मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ। ज्योति जी, चलिए अनिल जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब 2014 में आप मजबूत स्थिति में थे लोकसभा चुनाव में। क्या नरेंद्र मोदी की हवा का ही असर था अब तक, जो अब कम हो गया जैसा बता रहे हैं सुधीर जी? नहीं, ठीक है, अगर इनको आभास हो रहा है कि कम हुआ है तो उसको और हवा तेज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, विकास मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वो लोकसभा में, विधानसभाओं के चुनावों में ये मुद्दा रहा है। तो विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, भाजपा ने चेहरा दिया है, गठबंधन की सरकार है, तो जो हमारे गठबंधन के साथी दल हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर और जो मुद्दा है विकास का, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब जनता के बीच में रखेंगे, एक एक मिनट का, एक एक क्षण का हिसाब। नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया है, 18 घंटे 20 घंटे काम करने का उन्होंने जो एक रिकॉर्ड बनाया है, और तमाम सारे मंत्री हों, सांसद हों, जनप्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने काम किया है, उनका भी हिसाब जनता को देंगे और इस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और जैसा स्वदेश जी कह रहे हैं कि हम भी कुछ गलतियां हुई होंगी विधानसभा के चुनाव में, उस गलतियों से सबक लेकर उसको दुरुस्त करके और फिर एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में हम लोग स्थापित होंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और उम्मीदवारों पर कैसे काम करेंगे? और हमारा यही सुदेश जी से भी मैंने पूछा था, उम्मीदवारों को लेकर कैसे काम करेंगे, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से हार हुई है या जिस तरीके की चूक हुई है, क्योंकि लोकसभा में तो स्थिति आप लोगों की मजबूत है, ऐसे में क्या उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट करेंगे या फिर कोई नया चेहरा भी उतारने वाले हैं? इसके बारे में कोई तैयारी है? देखिए, ये तो चुनावी और राजनीतिक रणनीति के ऊपर तय होता है। और जैसा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भारत के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में जाके संगठन की बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और आप देखिए, सारी मैनिफेस्टो कमेटी से लेकर तमाम सारी समितियां बन चुकी हैं और समितियों के आगे उप समितियां बन रही हैं। और उसके आधार पर जनता के बीच में जाके इस बार जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो संगठन के माध्यम से होगा, लेकिन वो पीपुल्स मैनिफेस्टो होने वाला है। जन संकल्प, जनता का संकल्प, ये मैनिफेस्टो के रूप में आएगा और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के जो जनता ही जो कमिट करेगी, जो अपेक्षाएं करेगी, उसी को हम उन्हीं के बीच में लेना। स्वदेश जी जी ज्योति जी, मैं बता दूं आपको, ये विकास पर इन्होंने कभी वोट नहीं मांगा। ये अपनी योजनाएं, अपने विकास की बात जो करते हैं, ये निश्चित तौर पर समाज को बांटने का काम करते हैं और समाज को बांटने का काम पूरा देश समझ चुका है, युवा जान चुका है। या जैसे इन्होंने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देश का युवा बेरोजगार है, कितने बुरे हालात में है, अपराध की ओर युवा बढ़ रहा है, नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है, क्योंकि वो बेरोजगार है, वो परेशान है, वो उत्पीड़ित है, बहुत ही तरह से परेशान है, उद्वेलित है सरकार के खिलाफ। और ये उद्वेलना निश्चित तौर पर इनको चुनाव में देखने को मिलने वाली है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और बाद में इनके अध्यक्ष जी को पूछा जाता है, अमित शाह जी को, घोषणा पत्र का बहुत बड़ा असर होता है स्वदेश जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। घोषणा पत्र का बहुत बड़ा असर होता है, उस पर ध्यान रखने की दोनों ही पार्टियों को जरूरत असर होता है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का इतिहास साक्षी है। कांग्रेस ने अगर कोई घोषणा पत्र, वचन पत्र में कोई चीज जारी की है तो अगला चुनाव आने से पहले हमेशा उसको पूरा ही किया है। इनका मध्य प्रदेश का हमने वो देखा है घोषणा पत्र, जिसे ये अपना संकल्प पत्र बोल रहे हैं। हमने देखा 2003 में जो इन्होंने घोषणाएं की
नहीं कर पाए पूरी, उनको इन्होंने दोबारा 2008 में रिपीट कर दिया। 8 में जो पूरी नहीं की उनको 13 में रिपीट कर दिया, 13 में पूरी नहीं की 18 में रिपीट कर दिया। यहां तक के हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करते रहे, उसमें से टिप के चलिए एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए चुरा करके अपने घोषणा पत्र में जारी एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। 15 साल के बाद आप लोगों ने सत्ता में वापसी विधानसभा में कर ली है, लेकिन अब यहाँ पर एक अगली चुनौती भी है आपको कि 29 का जो आंकड़ा है उसको छीनने के लिए मेहनत भी आप लोगों को ही ज्यादा करनी है। उस लिहाज से आप लोगों की जो तैयारी है 1-4 के फॉर्मूले के साथ साथ आपको लगता है कि उम्मीदवार हो, नए चेहरे हो, मुद्दे हो, इनको लेकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी या जनता समझ चुकी है? बिल्कुल ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और हम बिल्कुल कमर कस चुके हैं। ये तो 5 साल चुनाव करते हैं, पंचायत का चुनाव भी हो तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ अपने अमित शाह जी को भेजते हैं और 200 पार की बात करते हैं। और 200 पार की बात करने वाले लोग आज पहले बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो इनकी चलिए आपकी तैयारी हो गई है, आपकी तैयारी हो गई है, समय मेरे पास में कम है, भी मजबूत रहे। फाइनल कमेंट अनिल जी आपसे मैं ले लूं इसी मामले में, आप बता दीजिए हमारी तैयारी अनिल जी। देखिए ज्योति जी, मेहनत करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष तो विदेश घूम रहे हैं, तो विधानसभा के अभी चुनाव खत्म हुआ तो विदेश चले गए थे, वो बार बार चले जाते हैं। यहाँ तो मेहनत भारतीय जनता पार्टी को करनी है, क्योंकि देश बचाना है, देश को बचा के रखना है, देश को मजबूत बनाना है, देश को सुरक्षित बनाना है, बॉर्डर की सुरक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा करना है। तो चिंता हमको है, मेहनत भी हमको ही करनी है। राहुल गांधी जी को तो सुकून है, शांति है, 3 राज्यों में सरकार बन गई, अब वो विदेश घूमेंगे। तो लोकसभा के चुनाव तक हम 1-1 मिनट मेहनत करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। चलिए मेहनत करने की जरूरत भी है क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। स्वदेश जी, अनिल जी, बहुत ज्यादा समय नहीं है लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि आचार संहिता लगने में भी ज्यादा वक्त नहीं है और फिलहाल कार्यक्रम में भी समय समाप्त हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।